थायराइड की कितनी टाइप्स की मैलिग्नेंसीज हैं? 4 टाइप्स की। पहली कौन सी है? पेपिलरी। दूसरी कौन सी है? फॉलिकुलर। तीसरी है मेडुलरी। और चौथी आपके पास कौन सी है? एनाप्लास्टिक। थायराइड ग्लैंड में उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? थायराइड अगर ये ग्लैंड है, ये उसका इस्थिमस हो गया और ये दूसरी साइड का हो गया, इसमें 2-3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक तो है इसके अंदर फॉलिकल्स, थायराइड के अंदर। ये जो फॉलिकल्स के बीच वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? स्ट्रोमा। पीछे नजर आ रहा है? आ रहा ना? ये स्ट्रोमा है, ये फॉलिकल्स हैं। बीच में छोटे छोटे और भी सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। तो वो ट्यूमर्स जो फॉलिकुलर ओरिजिन के हैं वो कौन से हैं? फॉलिकुलर ट्यूमर्स। और जो पैराफोलिकुलर सेल से निकल रहे हैं, इस वाले से, पैराफोलिकुलर से, वो कौन से हैं? पैराफोलिकुलर ट्यूमर्स। पैराफोलिकुलर में सिर्फ एक ट्यूमर आता है, कौन सा? मेडुलरी। ठीक है। अब जो फॉलिकुलर ट्यूमर है, इनमें आगे 2 तरह की डिवीजन्स हैं। एक को आप कहेंगे डिफरेंशिएटेड या वेल डिफरेंशिएटेड या पुअरली डिफरेंशिएटेड। अब वेल डिफरेंशिएटेड और पुअरली डिफरेंशिएटेड में या नॉन डिफरेंशिएटेड में फिर 2 आते हैं। डिफरेंशिएटेड में आपके पास आ जाते हैं फॉलिकुलर और पेपिलरी। ये दोनों कौन से हैं? डिफरेंशिएटेड हैं। और नॉन डिफरेंशिएटेड में अब आपके पास कौन सा रह गया? 3 तो हो गए। तो नॉन डिफरेंशिएटेड या पुअरली डिफरेंशिएटेड में आपके पास क्या आता है? एनाप्लास्टिक आता है। तो अब ये बात समझ आ गई कि ये जो फॉलिकुलर ट्यूमर्स हैं, एक तो ये जेनेरिक नेम है, इसके अंदर आते हैं ये फॉलिकुलर, पेपिलरी और एनाप्लास्टिक। बेसिकली इसी फॉलिकुलर के अंदर आते हैं। ओरिजिन इनका क्या है? फॉलिकुलर ही है। अब मुझे ये बताएं कि एक थायराइड ग्लैंड अगर डिफ्यूजली इनलार्ज्ड है तो उसको टर्म क्या यूज होती है उसके लिए? गॉइटर। गॉइटर टर्म किसके लिए है? इनलार्ज थायराइड ग्लैंड के लिए। अब ये इनलार्ज पूरे का पूरा थायराइड ग्लैंड भी हो सकता है, जिसे डिफ्यूज इनलार्जमेंट कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर सिर्फ एक नोड्यूल है जो बड़ा सा इनलार्ज हुआ। अब ये बताएं कि ये नोड्यूल अगर एक है तो इसे आप क्या कहेंगे? सॉलिटरी नोड्यूल। सॉलिटरी नोड्यूल खतरनाक है या मल्टीपल नोड्यूल्स खतरनाक हैं? सॉलिटरी नोड्यूल कैंसरस हो सकते हैं, नंबर 1। अब ये सॉलिटरी नोड्यूल जो आया, अब ये 2 तरह का हो सकता है। ये सिस्टिक भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है। तो सिस्टिक होना खतरनाक है या सॉलिड होना खतरनाक है? सॉलिड होना खतरनाक है। तो एमसीक्यूज में ये चीज़ें आई होंगी कि सॉलिड है, उसका नोड्यूल है। अब एक अगली टर्म सॉलिटरी नोड्यूल के बाद जो आपने याद रखनी है वो है डोमिनेंट नोड्यूल। डोमिनेंट नोड्यूल का मतलब क्या होगा कि नोड्यूल्स कई हैं, 1 2 3 छोटे छोटे, जिसे आप मल्टी नोड्यूलर गॉइटर कहते हैं। इनमें से एक जो है वो पागल हुआ हुआ है। वो क्यों पागल हुआ हुआ है? ज़रूरत से ज़्यादा थायरॉक्सिन बना रहा है और उसका साइज इंक्रीज किया जा रहा है और इसे हॉट नोड्यूल बोलेंगे आप। क्यों? क्योंकि ये ओवर फंक्शन, ओवर परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। इसको आप क्या कहेंगे? डोमिनेंट नोड्यूल। डोमिनेंट नोड्यूल जो है ये मल्टीपल नोड्यूल्स में से एक नोड्यूल होता है। ठीक है। अकेला नोड्यूल सॉलिटरी नोड्यूल होगा। जब मल्टीपल नोड्यूल्स हैं उनमें एक नोड्यूल ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? डोमिनेंट नोड्यूल। ये जो टर्म है कोल्ड नोड्यूल की और हॉट नोड्यूल की, ये आप रिजर्व रखते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप अपटेक के लिए, कि जब आपने आइसोटोप दिया आयोडीन का तो उसने अगर ज़्यादा उठा लिया है, पिक कर लिया, तो अब वो क्या है? हॉट नोड्यूल है। लेकिन अगर बिल्कुल पिक नहीं किया तो आप उसे क्या कहेंगे? कोल्ड नोड्यूल। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मैंने समझाई है। अब आ जाते हैं दोबारा मैलिग्नेंसीज के ऊपर। सबसे पहले आपके पास कौन सा कैंसर है? पेपिलरी कैंसर। पेपिलरी कैंसर मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, मैलिग्नेंसी है। ओरिजिन कौन सा इसका? फॉलिकुलर ही है। दूसरे नंबर पे याद रखें कि पेपिलरी कैंसर का जो स्प्रेड है वो किससे है? लिम्फेटिक से है। तो वो आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं ना, इनमें स्प्रेड करेगा। तीसरी चीज़ ये याद रखें कि हिस्टोपैथोलॉजी पे जो आपको चीज़ देगा इसमें पेपिलरी मोस्ट कॉमन है। पेपिलरी का स्प्रेड लिम्फेटिक है। पेपिलरी जो है इसमें समोमा बॉडीज मिलती हैं आपको।
तो समोमा बॉडीज़ याद रखना है, ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशंस होती हैं जो थायराइड में हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको नजर आएंगी। आपको एमसीक्यू देगा समोमा बॉडीज़ का और पूछेगा कि कौन सा है, तो आपने क्या कहना है, ये है। दूसरे नंबर पे आपको वो बोलेगा कि ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई नजर आया है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स याद रखनी है। लैब में, एमआरसीएस में, यूएसएमएलई में, एमआरसीएस के तो फेवरेट क्वेश्चन है समोमा बॉडीज़, और ये पैथोलॉजी में आते ही आते हैं। तो समोमा बॉडीज़ की टर्म दे रहा है, पेपिलरी कैंसर है। ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई दे रहा है, पेपिलरी कैंसर है। लिम्फेटिक स्प्रेड दे रहा है, लिम्फ नोड दे रहा है आपको गले में साथ उसके, पेपिलरी कैंसर है, पेपिलरी कार्सिनोमा है। दूसरा आपके पास कौन सा आ जाता है, फोलिकुलर। फोलिकुलर का जो इसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो फोलिकुलर कार्सिनोमा है। फोलिकुलर का इशू ये है कि फोलिकुलर का जो स्प्रेड है वो लिम्फेटिक नहीं है, वो हेमेटोजेनस है। तो जो ब्लड से जा रहा है वो ज़्यादा दूर तक बॉडी में जाएगा या लिम्फेटिक्स वाला जाएगा? लिम्फेटिक्स तो बिल्कुल एडजेसेंट जाएंगी, इधर के लिम्फ नोड्स में जाके स्प्रेड कर गया। ब्लड वाला जो ट्यूमर है, जो ब्लड से स्प्रेड कर रहा है, वो तो दूर दूर जाएगा, लंग्स में भी जाएगा, वो ब्रेन में भी जा सकता है, वो बोन्स में भी जा सकता है। तो वो ट्यूमर, इसमें आपने पिक कैसे करना है कि मैलिग्नेंसी दी होगी और साथ उसने मेटास्टेसिस दिया होगा, डिस्टेंट बोन्स में गया होगा। टिपिकली आपको एमसीक्यू में देगा कि उसके फोरहेड के ऊपर बोनी हार्ड पल्सेटाइल मैस है, नेक में स्वेलिंग है, मैलिग्नेंसी के सिम्टम्स दे रहा है सारे उसके, और फिर कह रहा है कि इधर बोनी हार्ड स्वेलिंग है फोरहेड के ऊपर। टिपिकली ये वर्ड लिखा होगा उसने, तो फ्लैट बोन्स पे होता है। तो ये कौन सा होगा, फोलिकुलर। पेपिलरी नहीं करना। वो कहेगा कि फीमर के ऊपर उसका एक बोनी हार्ड नोड्यूल बना हुआ है बोन के ऊपर, तो कौन सा है? क्योंकि फोलिकुलर का स्प्रेड ब्लड से है तो वो दूर दूर तक जाके मेट्स लेके जा रहा है। फोलिकुलर में खतरनाक चीज क्या है, फोलिकुलर की एक वेरिएंट है जिसको कहते हैं हर्थल सेल कार्सिनोमा। हर्थल सेल कार्सिनोमा इसका खतरनाक वाला वेरिएंट है जिसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। हर्थल सेल कार्सिनोमा का प्रोग्नोसिस पुअर है। अगली चीज आपके पास आ जाती है मेडुलरी कार्सिनोमा। इसको आपने पिक किया था लिम्फेटिक स्प्रेड से, इसको आपने पिक किया था डिस्टेंट स्प्रेड से। मेडुलरी कार्सिनोमा किसके साथ एसोसिएटेड होता है, MEN2 के साथ, 2A एंड 2B के साथ। तो इसमें जो आपको सिम्टम्स आ रहे होंगे MEN2A 2B में, सिंड्रोम्स के सिम्टम्स आ रहे होंगे, फैमिलियल होगा, फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। जो मेडुलरी कार्सिनोमा 20 ईयर्स से पहले है वो MEN2 के साथ एसोसिएटेड है, जेनेटिक है। और इसमें आपको जो एमसीक्यू में देगा वो कहेगा कि एक जीन कौन सी इन्वॉल्व है, रेट प्रोटोऑन्कोजीन। बहुत सारी जीन्स हैं, इन सब में है। मैं जान के नहीं बता रहा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूछेगा ही पूछेगा कि रेट जीन प्रोटोऑन्कोजीन किस में आ रही है। इसमें इसलिए ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई और समोमा बॉडीज बताई थी कि ये बोल के पूछेगा। इसमें बोनी इन्वॉल्वमेंट फोलिकुलर में इसलिए बताइए कि आपको एमसीक्यू में देगा कि यहाँ फोरहेड पे स्वेलिंग है, फीमर पे स्वेलिंग है। तो आपने इन चीज़ों से इनको पहचानना है, इन मैलिग्नेंसीज को पहचानना है एमसीक्यूज में या क्वेश्चन में। जीन कौन सी है, मुंह से बोलें क्योंकि ये आएगी एग्जाम में आपको। रेड प्रोटोऑन्कोजीन है। आखिरी आपके पास आ जाता है एनाप्लास्टिक कैंसर, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। सबसे लीथल, सबसे पुअर प्रोग्नोसिस वाला जो मैलिग्नेंसी है वो कौन सी है, एनाप्लास्टिक है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को आप एमसीक्यू में क्वेश्चन में कैसे पिक करेंगे, इसमें हमेशा लोकल इन्वेजन देगा, आसपास के ऑर्गन्स को इमीडिएटली इन्वॉल्व, सडन स्प्रेड होगा इसका, रैपिड ग्रोथ होगी और ये आसपास की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लेगा क्योंकि ये लिथल है। रिकरेंट लारिंजियल नर्व को इन्वॉल्व करेगा, ट्रेकिया को इन्वॉल्व करेगा, कैरोटिड शीथ को इन्वॉल्व करेगा, कैरोटिड आर्टरी को डिस्प्लेस करके पीछे ले जाएगा, बेरी साइन करवा रहा होगा। तो जो ये सिम्टम्स दे रहा है, कंप्रेशन सिम्टम्स दे रहा है, लोकल स्प्रेड दे रहा है, वो कौन सा है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। चारों टाइप्स की समझ आ गई। अब इशू ये आता है, ये तो सारे हिस्ट्री में या एमसीक्यू में क्वेश्चंस में है। अब आ जाएं कि आपने इसको एक्चुअली डायग्नोज कैसे करना है और इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी है। तो हर थायराइड के जो आपके पास केसेस आते हैं, चाहे वो मैलिग्नेंट है नॉन मैलिग्नेंट है, उनमें 2-3 चीज़ें तो आप करवा रहे हैं। TSH करवा रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि आप एक स्वेलिंग को मैलिग्नेंसी समझते हैं, आप उसका TSH करवाते हैं, वो हाइपरथायराइड निकलता है, तो ये क्या होगा, मैलिग्नेंसी होने के चांसेस हैं। क्योंकि ये हाइपरथायराइड है, कोल्ड नोड्यूल नहीं है, तो इसके चांसेस मैलिग्नेंसी के कम है।
मेरे एग्ज़ाम में MRCS वाले में दो चीज़ें आई हुई थी। एक MCQ आया था कि थायराइड की मैलिग्नेंसी है और वो कोल्ड नोड्यूल था। दूसरा उसने दिया हुआ था बोनी हार्ड स्वेलिंग है नेक में, उसकी पेशेंट की थायराइड ग्लैंड पे है, वो मूव कर रही है, ऊपर नीचे मूव कर रही है। बट इस बार उसने क्या किया हुआ था, बोनी हार्ड सारी चीज़ देके उसने TSH रेज कराया हुआ था, T3 T4 उसने रेज करवाया हुआ था, और सारी मैलिग्नेंसीज नीचे दी हुई थी, और एक जगह पे उसने साथ लिखा हुआ था रीडल थायराइडाइटिस। तो कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए था? आपको इनमें से भी कोई एक आ सकता था। उसने ऊपर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है स्टेम क्या थी, लेकिन मेजॉरिटी करके आए थे कि कैंसर है, वही हार्ड है, फिक्स्ड है, रैपिड ग्रोथ है। मैं सिर्फ इस वजह से उसको TSH T3 T4 ज़्यादा होने की वजह से करके आया था कि ये हाइपर थायराइड है। मैलिग्नेंसी कहाँ से आ गई? मैलिग्नेंट हाइपर थायराइड नहीं होते, कम थायराइड होता है, ऐसा होता है बड़ा का कम है। तो मेरे वाला ठीक था बाद में जब की आई। तो आपने पिक, ये सिंपल दी बातें हैं कि हॉट नोड्यूल होगा, कोल्ड नोड्यूल होगा, हाइपर फंक्शनिंग होगा या हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल होगा, ये चीज़ें देखनी है। आपको पता होना चाहिए, जिनको आपको पता है इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे। एक तो आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और एक FNAC करवाएंगे। आपने डायग्नोज करना है कि ये मैलिग्नेंसी है अल्ट्रासाउंड से और FNAC से। बट अब क्योंकि हम थायराइड के कैंसर्स पढ़ रहे हैं तो हम अल्ट्रासाउंड पर ये बातें नहीं करेंगे कि वो उसको देखेगा कि ऑर्गन ऑफ ओरिजिन क्या है, उसका साइज देखेगा कैरोटिड तो नहीं इन्वॉल्व, देखेगा कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं है। ये जनरल नेक की स्वेलिंग से बातें हैं। अल्ट्रासाउंड नेक जो हम थायराइड के कैंसर्स में करवाएंगे उसकी एक क्लासिफिकेशन है जिसे टायराइड क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसे आपको याद करना है, रटा लगाना है। टायराइड क्लासिफिकेशन आपको बताएगी कि ये बिनाइन है या मोस्ट लाइकली बिनाइन है या सस्पिशियस है या हाईली सस्पिशियस है या मैलिग्नेंसी है। और इस टायराइड क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने 3-4 कंपोनेंट्स ऐसे अल्ट्रासाउंड में रेडियोलॉजिस्ट ने रखे हुए हैं कि जिनको वो देखते हैं। पहली चीज़ जो अल्ट्रासाउंड थायराइड में देखते हैं, टायराइड क्लासिफिकेशन में, वो देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये सॉलिड है या सिस्टिक है। अब मुझे बताएं, इसको ज़्यादा पॉइंट देंगे या इसको देंगे टुवर्ड्स मैलिग्नेंसी? सॉलिड को देंगे। दूसरी चीज़ वो इसकी देखते हैं शेप, कि इसकी शेप कैसी है, ये वाइडर देन टॉल है या टॉलर देन वाइड लीजन है। ठीक है, तो जो टॉलर देन वाइड है ये मैलिग्नेंट हो सकती है, जो वाइडर देन टॉल है ये मैलिग्नेंट नहीं हो सकती। फिर इसकी इकोजेनेसिटी देखते हैं, वो ये हाइपो इकोइक है या हाइपर इकोइक है या एन इकोइक है। ठीक है, अगली दो चीज़ें जो देखनी है वो देखनी है मार्जिन्स और कैल्सिफिकेशन। आप खुद बताएं कि मार्जिन्स कैसे होंगे तो मैलिग्नेंट होगा? इरेगुलर मार्जिन्स। और कैल्सिफिकेशंस में माइक्रो कैल्सिफिकेशंस होती हैं और रिम उसका कैल्सिफाइड हुआ है या उसके अंदर आपको माइक्रो कैल्सिफिकेशंस नज़र आ रही हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स को मिला के वो टायराइड क्लासिफिकेशन देता है। और टायराइड क्लासिफिकेशन में फिर वो आपको बताता क्या है? पहली चीज़ वो आपको ये बताता है कि T1 बिनाइन है कि भाई मैलिग्नेंसी नहीं है। T2 में कहता है कि मोस्ट लाइकली बिनाइन है। ठीक है, T3 में बिनाइन से टर्म को शिफ्ट कर देता है सस्पिशियस की तरफ। टायराइड 3 लिखा होगा, टायराइड 3 अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के नीचे पहले बिनाइन था, फिर मोस्ट लाइकली बिनाइन था। T3 में वो सस्पिशियस का वर्ड लाना शुरू कर देगा और कहेगा कि लो सस्पिशन है इसकी ऑफ मैलिग्नेंसी है। T4 में वो कहेगा कि मॉडरेट सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी है। T5 में वो क्या कहेगा कि हाई सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी है। तो अगर अब अल्ट्रासाउंड आप देखें थायराइड का मैलिग्नेंसी का और उस पर टायराइड 1 या टायराइड 2 या टायराइड 3 लिखा देखें तो समझ आ जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। टायराइड 3 का मतलब है कि सस्पिशियस हो गया, 3 पे आके सस्पिशियस होना शुरू हो जाता है। लेस सस्पिशियस, मोर सस्पिशियस और वेरी हाई सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी। तो इसको याद रखना है। टायराइड 3 पे एक और काम भी शुरू हो जाता है। अल्ट्रासाउंड के इमीडिएटली बाद हमने क्या करवाना है, इसका क्या करवाना है? FNAC करवानी है। तो अब टायराइड 3 जब आएगा, लो सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी आ गया, क्या इसमें FNAC इंडिकेटेड हो जाएगी? तो टायराइड 3 में FNAC इंडिकेटेड होनी शुरू हो जाएगी कि इसमें भी FNAC कराएंगे आप, इसमें भी करवाएंगे, इसमें भी करवाएंगे। फ़र्क ये है कि थोड़ा सा साइज़ का है कि ये टायराइड 3 वाला अगर 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर है, ये 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा नोड्यूल है और ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो अब आप इनमें FNAC करवाएंगे। सारी बातें ना भी याद रहें तो ये टायराइड क्लासिफिकेशन याद रखने के अल्ट्रासाउंड पे रेडियोलॉजिकली
मैलिग्नेंसीज को कैटेगराइज करने के लिए गई कितनी हाई सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी है, आपके पास कौन सी क्लासिफिकेशन आती है? थायराइड क्लासिफिकेशन। किस पे है? अल्ट्रासाउंड पे, एफएनएसी पे नहीं है। अब एफएनएसी क्यों कर रहा है पैथोलॉजिस्ट, या आप क्यों एफएनएसी भेज रहे हैं उसके पास? सी फॉर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। एफएनएसी में सेल को स्टडी किया जा रहा है, ऑर्गन को, पूरे टिश्यू को स्टडी नहीं किया जा रहा। सेल में वो देख रहा है, 2-3 चीजें सेल में वो देखेगा। इसका साइटोप्लाज्म काफी अच्छे साइज का है, न्यूक्लियस नॉर्मल साइज का है। अब वो देख रहा है कि इसमें न्यूक्लियस बड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशो कम हो गई है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो बढ़ गई है। तो अब ये क्या है? ये मैलिग्नेंट हो सकता है सेल। वो देख रहा है कि इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल बड़ा डेंस हो गया सेल के अंदर, तो क्या कहेगा? मैलिग्नेंसी बढ़ गई है। न्यूक्लियोलाई जो है वो बड़े डेंस और थिक नजर आने शुरू हुए हैं, तो क्या होगा कि ये मैलिग्नेंसी है। तो एफएनएसी सेल की स्टडी है, टिश्यू की स्टडी नहीं है। अब एफएनएसी पे भी एक क्लासिफिकेशन है जिसको कहते हैं बेथेस्डा क्लासिफिकेशन। वो भी इन्होंने किस लिए बनाई हुई है कि हम ये बता सकें कि ये मैलिग्नेंट है, ये नहीं मैलिग्नेंट, या लेस चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी है, या वेरी हाई चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी है। इस क्लासिफिकेशन का नाम क्या है? बेथेस्डा क्लासिफिकेशन। एफएनएसी पे पहली चीज अगर वो लिखता है बेथेस्डा 1, अगर वो कहता है कैटेगरी 1 है, तो इसका मतलब है कि सैंपल ही ठीक नहीं था। जो आपने सुई मार के उसका सिरिंज से सैंपल भेजा वो इनकंक्लूसिव था या इनएडिक्वेट था, सैंपल ही ठीक नहीं था फॉर एनी रीजन। सैंपल तो आपका क्या है? पहला क्या है कि ये इनकंक्लूसिव है। दूसरा आपके पास आता है कि ये बिनाइन है, ठीक है, सेल बिनाइन है, उसने देख लिया सेल बिनाइन है, नॉर्मल सेल है। तीसरा, सेल में एटीपिया आना शुरू हो गया है, एटिपिकल फीचर्स आने शुरू हो गए हैं, एटीपिया ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस। वो कह रहा है कि एटीपिया आ रहा है बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है मैलिग्नेंसी के लिए, ठीक हो गया। चौथे नंबर पे वो आपको बताएगा कि ये फॉलिकुलर नियोप्लाज्म है। 5वें नंबर पे कुछ बताएगा जो मुझे याद नहीं। 6ठे नंबर पे आपको कहेगा कि ये मैलिग्नेंट है। 5वें नंबर पे मेरा ख्याल है वो बताएगा कि ये हाईली सस्पिशियस है, ठीक है। तो ये बेथेस्डा क्लासिफिकेशन है किस चीज़ की? एफएनएसी के लिए। तो वो बायरेड क्लासिफिकेशन थी किस चीज़ के लिए? अल्ट्रासाउंड पे देखने के लिए मैलिग्नेंसी के चांसेस कितने हैं। यहां तक समझ आ रही है? साथ साथ चल रहे हो तरतीब से। अब आपने इसको ट्रीट करना है आगे। यस, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक क्यों नहीं कराई? पहले तो ये बताएं आपने बायोप्सी क्यों नहीं कराई? टिश्यू से स्पेसिमन लेते, बायोप्सी लेते, किसने पूछा है? बायोप्सी क्यों नहीं करवाई? 2 चीज़ें हैं, 2 वजह हैं जिनकी वजह से थायराइड में बायोप्सी नहीं करवाते, वरना हर स्वेलिंग में आप किधर जाते हैं? बायोप्सी करवा लो, बायोप्सी करवा लो। नंबर 1, थायराइड की ब्लड सप्लाई, रिच ब्लड सप्लाई है जिसकी वजह से हेमरेज के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप उसकी इसलिए नहीं करते, क्या नहीं करते? बायोप्सी नहीं करते। वैस्कुलरिटी बहुत हाई है इसकी। नंबर 2, स्टेज शिफ्ट फिनोमेना। समटाइम्स क्या होता है कि आप बायोप्सी करके उसके सेल्स को स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू में मैलिग्नेंट सेल को घुसा देंगे तो नीचे से स्टेज शिफ्ट हो जाएगी उसकी। तो इन 2 वजहों की वजह से आप बायोप्सी नहीं करते। अगली बात मुझे ये बताएं कि अगर बायोप्सी करनी पड़ जाए थायराइड की तो कहाँ से करेंगे? एक नोड्यूल है, कोल्ड नोड्यूल है, हार्ड फिक्स नोड्यूल है, रैपिड ग्रोथ है, आपको सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी है फॉर एनी रीजन, अभी रीजन डिस्कस नहीं करते, फॉर एनी रीजन मैं कहता हूँ कि बायोप्सी रिकमेंडेड है। तो बायोप्सी के लिए कहाँ से बायोप्सी लेंगे इस थायराइड की? और शाबाश, इस्थमस से बायोप्सी लेंगे, ठीक है। अगर थायराइड की आपको बायोप्सी लेनी पड़ ही जाए तो आप कहाँ से लेंगे? या इस्थमस से लेंगे या आप जो आपकी फ्यूचर इंसियन लाइन है उस लाइन के अंदर से लेंगे, ताकि अगर सेल्स आते भी हैं तो आपकी इंसियन लाइन में आज जब आपने थायराइडेक्टमी करनी है, एक इंसियन अगर आप यहाँ दे बैठे बायोप्सी के लिए और नीचे से आपने यहाँ थायराइडेक्टमी की इंसियन देनी है नीचे, तो ऊपर की इंसियन तो आपने उधर एक एक्स्ट्रा छोड़ दी, उसमें सेल्स भी इन्फिल्ट्रेट कर गए, आपका फ्लैप तो ऊपर वाला बिगड़ गया, सारा खराब हो गया जो अपर फ्लैप है, उसमें तो आपने इन्फिल्ट्रेशन करवा दी मैलिग्नेंट सेल्स की। तो आपने जो आपकी फ्यूचर लाइन ऑफ इंसियन है, अगर इंसियनल बायोप्सी लेनी पड़ जाए तो वही प्रेफर करते हैं कि उसी लाइन में ली जाए ताकि उसको पार्ट ऑफ इंसियन बना के निकाल दिया जाए उस चीज़ को। तो ये वजह है कि बायोप्सी नहीं करनी। अब आ जाए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है
कि किस में थायराइडेक्टमी करनी है, लोबेक्टमी करनी है, किस में लिम्फ नोड्स निकालने हैं, किस में लिम्फ नोड्स नहीं निकालने हैं और कहाँ कहाँ से लिम्फ नोड्स निकालने हैं। पहला आपके पास कौन सा है, पेपिलरी। दूसरा आपके पास कौन सा है, फॉलिकुलर। तीसरा है आपके पास मेडुलरी और आखिरी क्या है, एनाप्लास्टिक। हम थायराइडेक्टमी या इनकी सर्जरी की बात करेंगे कि हमने सर्जरी क्या करनी है। पेपिलरी कार्सिनोमा में अगर एक लोब इन्वॉल्व है तो आपने क्या करना है, लोबेक्टमी या टोटल थायराइडेक्टमी। दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, बेहतर टोटल थायराइडेक्टमी, क्योंकि कैंसर पर रहम नहीं खाया जाता। लिम्फ नोड निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, और अगर निकालेंगे तो कितने निकालेंगे, कौन से ग्रुप्स निकालेंगे। ग्रुप्स पता है ना, लेवल 1 स्टेनोक्लीडोमास्टोइड को 3 में डिवाइड किया, अपर वाला 2 है, 3 है, 4 है और 5 पोस्टीरियर ट्रायंगल है, 6 कौन सा है, एंटीरियर ट्रायंगल। तो आप देखेंगे कि ये जो एंटीरियर ट्रायंगल है थायराइड की सर्जरी में बस ये लेवल 6 बहुत निकाल रहे हैं, क्योंकि ये एंटीरियर है, थायराइड के जोन में पड़ा हुआ है, प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल ये नोड्स पड़े हुए हैं, तो 6 बहुत निकलेंगे। लोबेक्टमी प्लस या प्लस माइनस टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे आप इसमें, प्लस आप इसमें सेंट्रल नोड डायसेक्शन करेंगे। सेंट्रल लिम्फ नोड्स कौन से हैं, लेवल 6 वाले। लेटरल करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट अल्ट्रासाउंड पे या एफएनएसी पे आती है तो फिर आप लेवल 1 to 5 करेंगे, विच इज लेटरल ग्रुप। फॉलिकुलर में क्या आप लिम्फ नोड्स निकालेंगे थायराइडेक्टमी के साथ, नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका स्प्रेड क्या है, लिम्फेटिक नहीं है। तो इसमें आप लिम्फ नोड्स की डायसेक्शन ज़रूरी नहीं है, इसमें आपने टोटल थायराइडेक्टमी करनी है। ये एक अकेला ट्यूमर है फॉलिकुलर कैंसर, फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म, जो FNAC इसको डायग्नोज नहीं कर सकता कि ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। क्यों, दो चीज़ें इसके लिए बताना कि ये फॉलिकुलर कैंसर जो है ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, ये ज़रूरी है कि वो या तो कैप्सुलर इन्वेजन बताए या वैस्कुलर इन्वेजन बताए। तो FNAC ना तो आपको कैप्सुलर इन्वेजन देती है ना वैस्कुलर इन्वेजन देती है, तो FNAC पे वो सिर्फ लिखता है फॉलिकुलर नियोप्लाज्म, वो ये नहीं लिखता कि फॉलिक बिनाइन है या मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। और रिकमेंडेड क्या होता है इसके लिए फिर, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी। और बायोप्सी क्या है, टोटल थायराइडेक्टमी, एक्सटर्नल बायोप्सी। आप पूरा टिश्यू निकाल के भेजते हैं कि अब आप लैब में देखें कि ये क्या है। तो FNAC फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म को डिफरेंशिएट नहीं कर सकती बिनाइन या मैलिग्नेंट में। तीसरा आपके पास आ जाता है मेडुलरी कार्सिनोमा। इसमें बताएं कि आपने टोटल थायराइडेक्टमी कर दी, लिम्फ नोड्स निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे। इसका भी स्प्रेड लिम्फेटिक है, प्लस ये दूसरे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है। तो आपने इसकी टोटल थायराइडेक्टमी करनी है और इसकी सेंट्रल लिम्फ नोड्स ज़रूर निकालने हैं। पेरिफेरल जो है लेवल 1 to 5 वाले तब निकालेंगे जब हमें इनकी इन्वॉल्वमेंट का पता होगा, लेकिन सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन इसकी मस्त है मेडुलरी की। MCQ में अगर वो दे कि सिर्फ टोटल थायराइडेक्टमी या टोटल थायराइडेक्टमी विद सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन, तो क्या करेंगे, विद लिम्फ नोड डायसेक्शन। अगर वो कहे कि मैं सिर्फ इसका लोबेक्टमी कर रहा हूँ, लोबेक्टमी सिंपल, लोबेक्टमी विद सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन, टोटल थायराइडेक्टमी विद सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन या टोटल थायराइडेक्टमी अलोन, तो आप क्या करेंगे। मेडुलरी कार्सिनोमा है, 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, लोबेक्टमी करें, लोबेक्टमी प्लस सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन करें, टोटल थायराइडेक्टमी करें विद सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन या सिंपल टोटल। मैं बार बार कहता हूँ मैलिग्नेंसी पे रहम खाएंगे या पूरा निकालेंगे, पूरा निकालेंगे। सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन इसमें मैंडेटरी है, मैंने बताया मैंडेटरी है। तो इसमें तो आप इसमें एक ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा अगर ये दिया हुआ है तो, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अब लोबेक्टमी विद सेंट्रल लिम्फ, टोटल थायराइडेक्टमी का कोई फायदा नहीं है अगर आपने इसमें सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन नहीं की मेडुलरी में, यही तो बात समझा रहा हूँ। और पेरिफेरल जो है लेवल 1 से 5 तक कब करेंगे, जब इनका एविडेंस होगा कि इन्वॉल्व है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा कौन सी सर्जरी करेंगे, टोटल थायराइडेक्टमी या लोबेक्टमी या कोई सर्जरी नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप सिर्फ पेलिएटिव मैनेजमेंट करेंगे। पेशेंट आ रहा है कंप्रेशन सिम्टम्स के साथ, अगर इसोफेगस कंप्रेस हो रहा है उसको एनजी पास कर दें, फीडिंग जिजोनोस्टमी कर दें, अगर ट्रेके की कंप्रेशन हो रही है ट्रेकियोस्टमी कर दें, ठीक है।
क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, 2-4 महीनों की बात है, पेशेंट ने जाते रहना है। तो ये इसमें टोटल थायराइडेक्टमी इंडिकेटेड नहीं है, इसमें आप क्या करते हैं, पेलिएटिव मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। यस, अब आ जाए इस चीज़ के ऊपर। एक चीज़ मैं बीच में मिस कर गया हूँ, थायराइड की ट्रीटमेंट से पहले, सर्जरी से पहले कभी भी कैंसर की ट्रीटमेंट स्टेजिंग के पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्टेज ही नहीं पता और आप लगे हैं काटने चीरने के लिए, ये मेडिसिन दे रहे हैं और उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो डायग्नोसिस जो मैंने अल्ट्रासाउंड और एफएनएसी बताया, उसके इमीडिएटली बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए था, आपको कंफर्म हो गया कि ये मैलिग्नेंसी है, अब आपने इसको स्टेज करना है। तो स्टेजिंग जो है आपकी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्टेजिंग मेथडोलॉजी क्या है, टीएनएम स्टेजिंग। टीएनएम स्टेजिंग क्या होती है, भूल जाती है, तो कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूं। T1 2 3 4 है, 4 के 4 है। T2 तक याद रखना है कि साइज पे डिपेंड कर रहा है। T3 में थायराइड वाले में एडजेसेंट ऑर्गन्स या टिश्यूज इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। T1 याद रखें, जो लेस देन 2 सेंटीमीटर है वो T1 है। कोई भी नोड्यूल अगर मैलिग्नेंट 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया तो ये क्या है, 2 to 4 हो गया, सॉरी 2 to 4 सेंटीमीटर आ गया तो ये कौन सा है, T2 है। T3 पे मैंने आपको बताया कि T3 पे जाके एडजेसेंट चीज़ें, एडजेसेंट मसल्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो थायराइड के अब T3 में फिर याद रखें कि T3 या तो 4 सेंटीमीटर से बड़ा, या फिर थायराइड के बिल्कुल सामने कौन से मसल्स पड़े हुए हैं, स्ट्रैप मसल्स, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायराइड, थायरोहायोइड, ओमोहायोइड। तो अगर स्ट्रैप मसल्स थोड़े से भी इन्वॉल्व हो गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। T4 जो है ना वो T4A और T4B है। T4A और B कैसे याद रखना है, जो ट्यूब्स है ना आपकी, लेरिंक्स, ट्रेकिया और कौन सी ट्यूब है, ट्रेकिया और एसोफेगस। अगर ये ट्यूब्स इन्वॉल्व हो गई हैं या सबक्यूटेनियस फैट इन्वॉल्व हो गया, यानी बिल्कुल समझे स्किन तक आ गया, बिल्कुल नीचे फैट है सबक्यूटेनियस, 3 ट्यूब्स लेरिंक्स, ट्रेकिया, एसोफेगस इन्वॉल्व हो गया, 7 सबक्यूटेनियस फैट इन्वॉल्व हो गया, तो ये 4A हो गया। लेकिन अगर ये पीछे को जा रहा है, अगर और पीछे जा रहा है, प्री वर्टिब्रल फेशिया तक आ गया, तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्री वर्टिब्रल फेशिया आ गया या कैरोटिड को इन्वॉल्व कर गया, कैरोटिड शीथ को, तो अब ये T4B आ गया। समझ आ गई। N1 या N2 दो होते हैं। नोड्स कितने इन्वॉल्व हैं मुझे ये बताएं कि मैंने भी आपको बताया कि नेक के जोन्स कौन से हैं, लेवल्स कौन से हैं, नेक के 6 लेवल्स थे। सबसे पहला स्प्रेड थायराइड की मैलिग्नेंसी का किस लेवल में होगा, वो खुद लेवल 6 वाले जोन में पड़ा हुआ है, एंटीरियर नेक में पड़ा हुआ है, लेवल 5 पोस्टीरियर है। ठीक है, तो TN1 कॉमन सेंस क्या कहती है, क्या होना चाहिए, लेवल 6 इन्वॉल्व है। लेवल 6 में कोई नोड आया हुआ है तो ये क्या है, N1 है। लेवल 1 से 5 में कोई नोड आया हुआ है तो ये क्या है, N2 है। इसका मतलब है कि ये होने तो यहाँ चाहिए थे, बट ये नोड डिस्टेंट गया हुआ है, इधर गया हुआ है, ये पीछे गया हुआ है, तो ये क्या है, N2 है। M0 और M1 क्या है, M0 मीन्स नो मेट्स, M1 मीन्स यस मेट्स। थायराइडेक्टमी आपने कर ली, आप बड़े खुश हो गए कि मैंने इसका ट्यूमर निकाल दिया है, लेकिन ट्यूमर नहीं निकला, ट्यूमर तो पीछे बचा हुआ है। यस, कैसे पता चलेगा कि ट्यूमर बचा हुआ है या डॉक्टर साहब ने जो सर्जरी की है वो ट्यूमर को एफिशिएंटली निकाल दिया है। सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये है, आप रेजिडेंसी में भी जो मुश्किल क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो इसमें आ रहे होते हैं कि थायराइड की मैलिग्नेंसी के बाद कौन से टेस्ट करवाने हैं, इसकी सर्जरी के बाद, थायराइडेक्टमी के बाद, लिम्फ नोड डायसेक्शन के बाद कौन से टेस्ट करवाने हैं, कब कब करवाने हैं, कैसे इंटरप्रेट करना है। तो पहले याद रखें कि जब आपने थायराइडेक्टमी कर दी पेशेंट की, तो आप खुद बताएं कौन से 2 टेस्ट करवाने चाहिए, 1 या 2, कौन सा, नहीं, पैराथायराइड का क्या लेना देना, T3 T4 का भी कोई लेना देना नहीं। सुने अब, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन, आपने आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाना है। इसका होगा क्या कि आपने थायराइड सारा निकाल दिया, थोड़ा सा कोई रेजिडुअल थायराइड इशू पड़ा है। अब ये करवा किस लिए रहे हैं, 3 चीज़ों के लिए, रिकरेंस देखने के लिए, दोबारा तो नहीं बन गया, रेजिडुअल टिश्यू देखने के लिए
और तीसरे नंबर पे मेट्स देखने के लिए, या एक्टोपिक सोर्स तो नहीं है कोई थायराइड की, ठीक है। अब सर्जरी आपने कर दी, आप तकरीबन 4 वीक्स वेट करेंगे और पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन करवाएंगे उसका। आप देखेंगे कि अगर कोई थायराइड टिश्यू पड़ा हुआ है तो थायराइड तो पागल हो जाएगा आयोडीन को अपटेक करने के लिए, जहाँ भी पड़ा हुआ है, चाहे इधर पड़ा हुआ है चाहे कोई एक्टोपिक सोर्स पड़ी हुई है, तो वो उसको पिक कर लेगा। तो अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन पे थायराइड का रेजिडुअल टिश्यू कोई रेमिनेंट पड़ा हुआ उसे पिक कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई थोड़ा सा थायराइड टिश्यू रेजिडुअल पड़ा हुआ है। अब हमने इस रेजिडुअल टिश्यू को क्या करना है, छोड़ना है कि ख़त्म करना है? तो क्या दोबारा सर्जरी करेंगे? क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव आयोडीन जो आपने दी हुई थी, इसका आइसोटोप जो था वो था I131। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक गैमा होता है और एक बीटा होता है। गैमा से आप देख रहे होते हैं कि ये अपटेक हो रही है, ये पिक कर रहा है, ये ब्राइट हो गया, चमक गया। ये जो बीटा वाला कंपोनेंट है ये रेडियो एक्टिव एब्लेशन करवाता है। ये जो रेजिडुअल टिश्यू है उसका बचा हुआ, ये उसको उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा। तो आप रेडियो एक्टिव एब्लेशन करवाएंगे I31 के साथ। करवा दी। इसकी हाफ लाइफ कितनी है कौन बताएगा? आयोडीन की रफली 1 वीक। तो आप 2 से 3 वीक्स का वेट करेंगे, 2-3 हाफ लाइफ गुजारेंगे और आप फिर इसको रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन करवाएंगे। अब आप देखेंगे कि फिर कोई बचा तो नहीं हुआ। अगर तो वो क्लियर हो जाता है कि क्लियर हो गया है, तो अब आप उसे कहेंगे जाएं जी घर जाएं, चिल मारें। 6 महीने बाद दोबारा आपके TSH करेंगे और आपके टेस्ट रिपीट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ा करेंगे, अब क्लियर हो गया। लेकिन अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ इसके साथ, तो अब फिर क्या करेंगे? दोबारा एब्लेशन करेंगे इसकी, ठीक है। अब आपने इसकी दोबारा एब्लेशन की और इसको एब्लेट करना है बाकी रेजिडुअल टिश्यू को आपने। ये तरीका है इसको देखने का। लेकिन दूसरा टेस्ट जो आपने इसका ब्लड से टेस्ट करवाना है थायराइडेक्टमी के इमीडिएटली बाद, वो कौन सा है? थायरोग्लोबुलिन लेवल्स। इनको भूलना नहीं है, ये 2 टेस्ट करवाने होते हैं। लेकिन ये थायरोग्लोबुलिन आप कब करवाएंगे? 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 4 वीक्स के बाद, क्योंकि जो ऑलरेडी ब्लड में थायरोग्लोबुलिन पड़ा हुआ था वो निकल जाएगा जब बाहर। तो अब आप उसका सीरम थायरोग्लोबुलिन लेवल करवाएंगे। अगर अब भी ये रेज्ड आ रहा है 4 वीक्स के बाद, तो इसका मतलब है कि कोई थायराइड टिश्यू पड़ा हुआ है जो T3 T4 बनाया जा रहा है और थायरोग्लोबुलिन रेज्ड है इसका। तो अब आप क्या करेंगे? फिर इधर आएंगे और फिर देखेंगे कि कोई बचा हुआ है तो उसको अब्लेट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट समझ आ गए, ठीक है। तो ये अब इनको आप पहले क्यों नहीं करवा लेते रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन? एक्टोपिक सोर्स देखने के लिए आप पहले क्यों नहीं करवा लेते, या उसका मेट्स देखने के लिए कि मेट्स आगे पीछे तो नहीं पड़े हुए? तो उसकी वजह यह है कि पहले इतना बड़ा थायराइड भूखा प्यासा आयोडीन का पड़ा हुआ है, जैसे ही आप उसे आयोडीन देंगे वो खा जाएगा सारी आयोडीन, और ना मेट्स का पता ही नहीं चलने देगा, या आपको किसी एक्टोपिक सोर्स का पता ही नहीं चलने देगा। तो थायराइडेक्टमी के बाद एक्चुअली वो आपने बला निकाल दी अंदर से जो आयोडीन खाती है। अब आप बाकी जो रेजिडुअल टिश्यूज जो आप ढूंढ रहे हैं वो अगर बॉडी में कहीं पड़ा हुआ है तो वो आपको दिखाएगा रेडियो एक्टिव अपटेक स्कैन। एक चीज़ जिसे मैंने कहा था कि जो मेडुलरी कार्सिनोमा है, अगर आपको हिस्टोपैथोलॉजी देती है कि ये मेडुलरी कार्सिनोमा निकल आया है, तो अब आप क्या थायरोग्लोबुलिन करवाएंगे या रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन करवाएंगे? अब आपने अगर रिकरेंस देखनी है, अब आपने अगर रेजिडुअल टिश्यू देखना है, तो क्या करवाएंगे? कैल्सिटोनिन। ये मैंने पहले नहीं बताया था कि इसका जो ट्यूमर मार्कर है वो क्या है? कैल्सिटोनिन है। इसमें आपको डिपॉजिट्स कौन से मिलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी या FNAC में? एमिलॉइड डिपॉजिट्स से याद रखने हैं। ये मेरी बार आया था MRCS में, ठीक है, पार्ट 1 में भी आता है, आपको भी आएगा। यही क्वेश्चंस यही हैं, बॉडी वही है, फिजियोलॉजी वही है, बायोकेमिस्ट्री वही है। मेडुलरी पूछना है तो वो आपको कैल्सिटोनिन देगा MCQ में, ये नहीं देगा तो एमिलॉइड डिपॉजिट्स देगा। आखिरी चीज़ जो आपकी रह जाती है, जो लिम्फ नोड्स हैं नेक के, इनकी डायसेक्शन कैसे होती है, कितनी टाइप्स की होती है? जैसे थायराइडेक्टमी है ना, टोटल थायराइडेक्टमी है, नियर टोटल थायराइडेक्टमी है, सब टोटल थायराइडेक्टमी है, वो कोई बाद में बात करेंगे। नेक डायसेक्शन कितनी टाइप्स की है, किस लेवल पे नेक डायसेक्शन कर सकते हैं? सुने नेक को कैसे कैसे डायसेक्ट किया जा सकता है। पहली आपके पास चीज़ आती है रेडिकल नेक डायसेक्शन। इसमें आप क्या निकालते हैं? यस,
लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक सारे नोड्स, नंबर 1। दूसरे नंबर पे स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, 11th नर्व है ना एक्सेसरी नर्व, एक्सेसरी नर्व भी निकाल देते हैं। इसमें इंटरनल जुगुलर वेन भी निकाल देते हैं। इसमें आप स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल भी निकाल देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेडिकल नेक डायसेक्शन है। इसने उड़ा कर रख दिया हर चीज़ को, आपने खुद निकाला इन तीनों चीज़ों। कौन सी 3 चीज़ें निकाली हैं, एक्सेसरी नर्व, क्रेनियल नर्व 11 है, इंटरनल जुगुलर वेन नॉट द आर्टरी, और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। दूसरी है आपके पास मॉडिफाइड नेक डायसेक्शन, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डायसेक्शन। इसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई है इस प्रोसेस के अंदर। तो अगर आपने सिर्फ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व निकाली है, एक्सेसरी नर्व निकाली है, ठीक है, नहीं एक्सेसरी नर्व बचाई है, अगर आपने सिर्फ एक्सेसरी नर्व बचाई है तो इसे हम कहते हैं कि ये टाइप 1 है, मॉडिफाइड रेडिकल नर्व डायसेक्शन। अगर आपने एक्सेसरी नर्व भी बचा दी, आपने साथ इंटरनल जुगुलर वेन भी बचा दी, तो ये क्या है, टाइप 2। अगर आपने एक्सेसरी नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड तीनों बचा दिए तो ये कौन सी है, टाइप 3। तो ये थी आपके पास रेडिकल। मॉडिफाइड रेडिकल में एक एक चीज़ आप छोड़ते जा रहे हैं। और इसके बाद आपके पास आती है सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन, सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन। अब मुझे ये बताएं कि सिलेक्टिव डिफरेंट डिजीजेस के लिए डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल आप लेवल 1 to 6 की बजाय सिर्फ लेवल 6 निकालते हैं एंटीरियर डायसेक्शन में, तो ये कौन सी है, ये सिलेक्टिव डायसेक्शन होगी ना। रेडिकल में तो आप क्या कर रहे थे, लेवल 1 to 6 सारे निकाल रहे थे। मॉडिफाइड रेडिकल में क्या कर रहे थे, लेवल 1 to 6 सारे निकाल रहे थे और इन चीज़ों को बचा रहे थे। बट सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन में अगर आप सिर्फ लेवल 6 निकालते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, यानी सेंट्रल कंपोनेंट निकाल दिया आपने, तो ये सिलेक्टिव होगी। या आप कहते हैं मैंने सिर्फ लेटरल निकालने, मैंने 2, 3, 4 और 5 निकालते हैं आप, तो आप लेवल 2 से लेके 5 तक निकालते हैं, लेवल 6 छोड़ देते हैं। इसको लेटरल नेक डायसेक्शन कहते हैं, इसको सेंट्रल नेक डायसेक्शन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि लेवल 6 सेंटर में है, ये लेटरल है 2 to 5। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन। तो कितनी तरह की नेक डायसेक्शन होगी, रेडिकल नेक डायसेक्शन, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डायसेक्शन जिसमें आपने एक एक चीज़ छोड़ दी, और आप सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन। इसके बाद एक और इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, वो होती है एक्सटेंडेड रेडिकल नेक डायसेक्शन। इसका मतलब है कि इसमें आप इनके अलावा लेवल 1 to 6 भी निकालेंगे, एक्सेसरी नर्व भी निकालेंगे, इंटरनल जुगुलर वेन भी निकालेंगे, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड भी निकालेंगे, इसके अलावा भी कुछ निकालेंगे, क्या, कैरोटिड आर्टरी, टेकिया की तरह से निकाल देंगे, कैरोटिड आर्टरी निकालेंगे और मीडियास्टनल आर्टरीज निकाल देते हैं अगर, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये एक्सटेंडेड रेडिकल नेक डायसेक्शन होगी। तो नेक डायसेक्शन के ऊपर पूरे का पूरा क्वेश्चन या पूरे का पूरा वाइवा आया होता है कि बताएं कि आप नेक डायसेक्शन कितनी टाइप्स की हैं, हर टाइप में क्या क्या निकाला जाता है, क्या क्या बचाया जाता है, ठीक है। इंडिकेशंस कम पूछी जाती हैं। ये नेक डायसेक्शन ज़रूरत किस में पड़ती है, किन केसेस में ज़रूरत पड़ेगी, हेड एंड नेक की मैलिग्नेंसीज में, ओरल कैविटी की मैलिग्नेंसीज में, लेरिंग्स की, हेड एंड नेक में लेरिंग्स भी आ जाता है। तो ओरल कैविटी और हेड एंड नेक की जो मैलिग्नेंसीज हैं, इनमें मैं नेक डायसेक्शन का पता होना चाहिए कि हमने कब किस लेवल पे करनी है और ये चीज़ें ये क्या है, याद रहेगा। ओके जी, बाय बाय। कोई सवाल खत्म।